Hello everyone, welcome to this YouTube channel नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जैसा कि आप जानते होंगे हमारा ये चैनल मेनली फोकस करता है बीएससी नर्सिंग के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो सीनेट एग्जाम है उसमें जो बायोलॉजी का कोर्स आता है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका ये एक फर्स्ट लेक्चर है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं या जिनकी इस बार एग्जाम में जो सीनेट 2025 होने वाला है उसमें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हाई चांसेस रहते हैं कि ऐसे लेक्चर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वहीं से क्वेश्चंस उठ के आपके मेन एग्जाम में आ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ये ट्राई करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस अभी हैं जो हम पढ़ने वाले हैं उनको हम पूरे ध्यान से पढ़ें, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, जिससे अगर ये ऐसे यही क्वेश्चंस या ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएं। और उसके अलावा अगर आपको अपनी प्रिपरेशन सीरियस होकर करनी है, एक डिटेल्ड वे में करनी है, एक आपको फोकस होके एक पूरा प्लान चाहिए सिस्टमैटिक वे में, तो आप हमारी ऐप जिसका नाम है टारगेट गुरुकुल, वहां पे जाके पेड बैचेस भी चेक कर सकते हैं। तो जो नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन हम अपने बैच में अपनी ऐप पर पेड बैचेस में भी करवा रहे हैं। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब मिल जाएगा। तो आप एक बार ऐप पर जाके वो बैचेस को भी चेक कर लें। इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम्स रहते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको बिट्स एंड पीसेस में मिलती है वो भी आपको एक सही जगह पे मिल जाए, इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो उसको आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जब भी आपका एग्जाम होता है, जो भी कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर कोई ऐसी चीज है जो चेंजेस होने वाले हैं, वो सब इस ग्रुप में आपको टीचर्स बहुत अच्छे से बता देते हैं। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो हमने प्रिपरेशन की बात कर ली, हमने एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स की बात कर ली, अब हम लोग देखते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आज का लेक्चर रहने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। तो इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक लेवल पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कैसे सीड फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो कैसे गैमीट्स फॉर्मेशन है, यानी जिनको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जोड़ते हैं, फिर एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है। प्री फर्टिलाइजेशन वाले में पॉलन ग्रेन हो गया, ओव्यूल्स, ओवेरी, ये सारे स्ट्रक्चर्स को पहले समझाया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझाते हैं, कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होती है और कैसे ट्रिपल फ्यूजन होता है, वो सब समझना होता है। उसके बाद में हमारा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है जिसमें सीड्स बनते हैं, तो ये इस पूरे चैप्टर की एक आउटलाइन है। तो जब हम लोग ये चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई होप कि आपका ये चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे। कुछ आपके डाउट्स होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, होपफुली अगर वो क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे तो वो डाउट्स आपके जरूर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, मेरे अकॉर्डिंग उसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा लेक्चर खत्म होने तक। आई विल ट्राई दैट। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखेंगे, हम लोग किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को इजीली ऐसे रिजेक्ट नहीं कर देंगे कि ये नहीं। हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर सही है तो वो सही क्यों है, और जो ऑप्शन गलत है वो गलत क्यों है। इससे क्या फायदा होगा आपको, पूरी एक हम यहाँ पूरा लेक्चर नहीं कवर कर रहे हैं लेकिन हम इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरी जितनी भी थ्योरी है उसको रिवाइज जरूर कर सकते हैं। तो वो हम आपके लिए कर सकते हैं। तो हम उसको जरूर ट्राई करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को जो इस क्वेश्चन के पीछे है जिससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, वो हम लोग प्रैक्टिस करते चलें। हम आपको वो पूरा बताने का ट्राई करेंगे। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के जो डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम्स अगर आप याद कर लेते हैं, उनकी लेबलिंग्स को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम ट्राई करेंगे कि हम सारे डायग्राम्स आपको बना के दिखाते रहें। इसके बाद में भी कुछ ऐसी चीजें रह जाएंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी, तो आप उसके लिए अपनी एनसीईआरटी बुक्स को समझिएगा। सीनेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब जब एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो अगर आप वहां पे गेस वर्क करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि अगर वो सही कर दिया आपने तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपके मार्क्स गलत होने पर भी कटेंगे नहीं। तो इसलिए आपको ओवरऑल डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन में कोई ऐसा चीज आ जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो आपने पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन आपको बाकी 3 का पूरा पता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं, तो आप गलत वालों को रिजेक्ट करके सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इस अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। तो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? एक फ्लावर में अगर 2 टाइप के ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग बोलते हैं किसको? स्टेमन को। स्टेमन को। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पल
या जिसको हम लोग बोल देते हैं पिस्टल। तो स्टेमन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, अब देखिए यहीं से डायग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ये एक हमने बनाया सिंगल लोब, इसी से अटैच्ड ये हो गया एक डबल लोब, और ये एक कनेक्टिव के थ्रू एक फिलामेंट से अटैच्ड है। अब ये फिलामेंट कैसा है, ये एक थिन फिलामेंट है, मतलब एक पतली सी डंडी जैसा है, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं एंथर। ये हमारा मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही फीमेल। अच्छा, मेल को कैसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो मेल के लिए सिंबल होता है ये एक, हमने ऐसे सर्कल बनाया ऊपर एरो बना दिया, ये है मेल का सिंबल। अब हम लोग देखते हैं फीमेल। फीमेल में हम लोग ने ऐसे सर्कल बनाया और उसमें नीचे प्लस लगा दिया, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजी में। तो कार्पल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्पल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऊपर ये होती है हमारी स्टिग्मा, स्टिग्मा से ऐसे नीचे करके स्टाइल जुड़ी रहती है। स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, स्टिक कर जाते हैं, मतलब वहां पे पॉलन्स को कलेक्ट होने का काम होता है, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आएंगे। स्टाइल का काम होता है उस पॉलन ग्रेन की जो पॉलन ट्यूब है उसको गाइड करना और उसको लेके आना नीचे के स्वॉलन पार्ट में। तो मे बी आपको इधर दिख नहीं रही होगी, इसको हम लोग थोड़ा सा इस साइड बना लेते हैं कार्पल का डायग्राम। तो ये आपका स्टिग्मा हो जाता है, ये सोलन एंड आपका बन जाएगा जाके, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये आपका यहाँ पे ओव्यूल होगा, और ये आपका पार्ट है ओवेरी का पार्ट। ठीक है, ये हमारा है फीमेल वाला और ये है हमारा मेल वाला, इसको एक हम लोग डिवीजन भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या गिवन है, हमें बताना था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हम लोगों ने बाकी के सारे भी पढ़ लिए हैं। स्टिग्मा हमने किस में देखा है, स्टिग्मा हमने देख लिया है फीमेल में, तो स्टिग्मा नहीं है, एंथर मेल में है, बिल्कुल सही बात है। ओवेरी हमारा फीमेल में है और स्टाइल भी हमारा फीमेल में है। तो आपको होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, फर्स्ट का ए करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। सबसे इजी क्वेश्चन, बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परागण की प्रक्रिया ऐसे बोलते हैं कि जब भी पॉलन ग्रेन्स एंथर में यानी मेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स बने और वहां से गए फीमेल पार्ट में स्टिग्मा पे, ओवेरी के ऊपर स्टाइल, स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा, तो जब स्टिग्मा में गए तो वहां पे पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है पॉलिनेशन, और हम यहाँ से इसको कर लेते हैं टिक। बाकी के ऑप्शंस अगर आपको समझने हो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जर्मिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ट्यूब में जो स्पोरोपोलिन की लेयर होती है बाहर, जहां पे वो एब्सेंट है वहां से पोलन ट्यूब डेवलप करती है, उस पोलन ट्यूब का जब डेवलपमेंट होता है हमारी स्टिग्मा के ऊपर, इसका डायग्राम बना देते हैं जल्दी से, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, यहाँ पे आया पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के बाहर ये स्पोरोपोलिन की लेयर है, ये इसकी पॉलन ट्यूब डेवलप हुई। तो जब ये पॉलन ट्यूब डेवलप होती है ना, इस को डेवलप करने के लिए ये कुछ वाटर एब्जॉर्प्शन करता है पॉलन ग्रेन। उस टाइम पे इसमें एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, दो टाइप के सेल्स होते हैं। जो जनरेटिव सेल है उससे दो टाइप के मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं, और जो वेजिटेटिव सेल है वो बना देता है ये पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन, जब एक पॉलर ग्रेन से दो मेल गैमेट्स और एक ये ट्यूब न्यूक्लियाई बन जाता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब फीमेल में रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। तो वो तो प्लांट्स में हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, आपको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बस एक चीज याद रखनी है, सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट में ही के दो फ्लावर्स हैं या सेम प्लांट का ही एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाती है तो वहां सेल्फ पॉलिनेशन है। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखनी है, नॉट, ये नहीं पूछ रहा है कहाँ सेल्फ पॉलिनेशन है, ये पूछ रहा है कहाँ सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है। तो अब देखिए क्लिस्टोगैमी क्या होती है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं। अब कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है और वो कभी खुल भी नहीं रहा है फ्लावर, तो उसमें क्या होगा, उस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। सिर्फ इनमें क्या होता है, जो क्लिस्टोगैमस उनमें ओनली ऑटोगैमी ही पॉसिबल है, मतलब इनमें किसी और टाइप का पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी क्लोज है
जो इनका एंथर और ओवेरी है वो एक दूसरे के इतनी क्लोज है कि वहीं पे पॉलिनेशन हो जाएगा। इनको कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, ये कभी ओपन भी नहीं हो रहा है। तो इसमें एक और चीज भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है 100% सीड सेट अश्योर्ड। इसका क्या मतलब है कि बाहर आपको जैसे कोई फ्लावर ओपन है तो वहां चाहिए पॉलिनेटिंग एजेंट, वहां पे विंड हो या कोई इंसेक्ट हो जिससे पोलन का ट्रांसफर हो, लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए। पोलन का ट्रांसफर तो होगा ही होगा क्योंकि वो फ्लावर क्लोज है अपने आप में। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी जरूर होगी, पहले पॉलिनेशन जरूर होगी फिर फर्टिलाइजेशन जरूर होगी, यानी आपको 100% सीड सेट मिलेगा, यानी कि बीज जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लिस्ट्रोगामी मिलती कहाँ पे, ग्राउंड नेट में ये मिलती है क्लिस्ट्रोगामी की प्रोसेस। तो ये ऑप्शन हमारे में सेल्फ पॉलिनेशन में आ गया। हमसे पूछा है नॉट, तो नॉट वाला देखें। जिटोनोगामी, जिटोनोगामी में क्या हो जाता है, हमारा प्लांट सेम रहता है लेकिन डिफरेंट फ्लावर हो जाता है। मतलब एक ही पेड़ के पास में दो ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, जैसे एक मेल फ्लावर है एक फीमेल फ्लावर है, आपके पास दो फूल हैं लेकिन एक फूल पे आपका एंथर प्रेजेंट है और दूसरे वाला जो एक फूल पे आपका एंथर प्रेजेंट है और जो दूसरा वाला फूल है उस पे ओवेरी प्रेजेंट है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको दो फूलों की जरूरत होगी। तो वो दोनों फूल अगर एक ही पेड़ पे हैं तो हम लोग उसको जिटोनोगैमी बोल देते हैं। तो यहाँ भी चलिए तो सेल्फ पॉलिनेशन, और वो यहाँ पे हमें बतानी नहीं है तो खत्म। ऑटोगैमी में जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने जो बात कही सेम प्लांट, तो ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर भी रहता है एक ही फ्लावर में, यानी ये कहाँ पे होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ऑटोगैमी होगी। अब यहाँ एक ऑप्शन गिवन है विंड पॉलिनेशन। अब समझिए आप, विंड पॉलिनेशन का मतलब है बाहर से पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करेगी विंड, यानी विंड पॉलिन्स को लेके जाएगी ओवरी के पास में, तो स्टिग्मा के पास में। तो यानी कि हमें एक एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए और वो बाहर से बाहर पॉलन का ट्रांसफर भी करेगा, यानी एक फ्लावर में तो नहीं हो रही, सेम प्लांट में भी नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। और यही हमको आंसर बताना था कि कहाँ सेल्फ पॉलिनेशन एब्सेंट है। तो हम यहाँ आंसर लिख लेते हैं 3 का बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर्स पिस्टल डज फर्टिलाइजेशन अकर। तो फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होती है, हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया। स्टिग्मा पे क्या होता है, स्टिग्मा पे पॉलन आके स्टिक करता है, यहाँ पे पॉलन स्टिक करता है या इसको कैच करती है स्टिग्मा। स्टाइल क्या करती है, पॉलन ट्यूब को गाइड करती है। स्टाइल पॉलन ट्यूब को गाइड करती है। गाइड क्या, पॉलन ट्यूब डेवलप हुई वो स्टाइल के थ्रू पहुंचती है ओवेरी तक। ओव्यूल ओवेरी के अंदर है, वो मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, ये ऐसे सेल्स इसमें हैं जो डिवाइड करेंगे मेगा स्पोरेंजिया से, मेगा स्पोर्स बनेंगे और मेगा स्पोर्स से फीमेल गैमेट फाइनली बन जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओवेरी। ओवेरी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी फोर्थ का ए। तो आई होप आपको क्वेश्चंस तो समझ में आ ही रहे होंगे, बाकी जो ऑप्शंस गलत है वो भी समझ में आ रहे होंगे कि वो गलत क्यों है। इसी के साथ अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें हमसे पूछा क्या है, जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो बनता क्या है। तो जब एक मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट ही डेवलप करके जब उसमें डिविजन्स होते हैं फर्दर तो वहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन देता है, वो देता है एंडोस्पर्म, और सीड तो फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो आपको कौन से ऑप्शन गलत है और वो क्यों गलत है वो भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंजियोस्पर्म्स मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। मियोसिस कब होती है, तो देखिए मियोसिस का एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मियोसिस डिप्लॉइड सेल्स में होती है, सिर्फ डिप्लॉइड में, हैप्लॉइड सेल्स में नहीं हो सकती। मियोसिस का काम क्या होता है, ये 2n से n में कर देती है, मतलब डिप्लॉइड सेल्स को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देगी। अब आपको हैप्लॉइड सेल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, गैमीट्स में। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से इसके लिए याद रखें कि हैप्लॉइड कौन से सेल्स होंगे, वो होंगे हमारे पास जो भी प्लांट्स में गैमीट्स आएंगे, मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो। फीमेल गैमेट क्या, एक्सेल, मेल गैमेट क्या, पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, वो होते हैं एन, यानी कि हैप्लॉइड। तो वो मियोसिस से बने हैं, मियोसिस का प्रोडक्ट है। अब आप इसमें ऐसे सेल्स ढूंढ लीजिए जो मियोसिस से बने हो। पोलन ग्रेन्स में मियोसिस होती है, बिल्कुल होती है। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल 2n है, क्यों
ओव्यूल 2n क्यों है? ओव्यूल जो है वो पार्ट है मेन प्लांट बॉडी का। मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉयड होती है। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, ओव्यूल उसी का एक पार्ट है तो वो भी डिप्लॉयड है। ओव्यूल में मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, इसके अंदर मेगास्पोर्स हैं। मेगास्पोर्स 2n होते हैं। जब उनमें मियोसिस की प्रोसेस होती है तब जाके फीमेल गैमेट बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है। तो ओव्यूल तो 2n ही है, तो आपको यहाँ इनकी प्लॉइडी लिख लेनी है जिससे आपको याद रहे। ओव्यूल 2n है। एंडोस्पर्म 3n है, ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हम लोग आगे इसी लेक्चर में देखेंगे, ये क्वेश्चन है आगे। एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है, ये ना तो फीमेल गैमेट है, इसके अंदर फीमेल गैमेट और उसके साथ और भी एंटीपोडल सिनर्जिड्स जो भी सेल्स हैं वो सब इसके अंदर होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये 8 सेल्स की होती है, इसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होती है एम्ब्रियो सैक। तो हमें जो आंसर चाहिए था कौन सा मियोसिस से बना है, तो वो पोलन ग्रेन है, कि वो मियोसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोलन ट्यूब इन प्लांट्स? तो पोलन ट्यूब क्या करता है? पोलन ट्यूब हम लोगों ने अभी जर्मिनेशन देखा, जर्मिनेशन के बाद ये जैसे आपका एक पोलन ग्रेन है, ये पोलन ट्यूब उसमें बन गई, ये बाहर उसकी स्पोरोपोलिन लेयर ऐसे करके प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये एक होता है ट्यूब न्यूक्लियाई, जो कि जब स्टाइल में जाता है, मतलब जो स्टिग्मा होगी, स्टिग्मा के बाद नीचे जो स्टाइल होगी वहां पे इसको गाइड करता है पोलन ट्यूब को। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है 2 सेल्स, ये दोनों सेल्स हम होते हैं हमारे पास मेल, ये दोनों सेल्स हैं हमारे पास, गलत हो रहा है, ये दोनों सेल्स हैं हमारे पास मेल गैमेट्स। तो इनको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे मेल गैमेट्स। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? ये गाइड करेगी पोलन ट्यूब को। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते चलते हैं। ये गाइड करेंगे ट्यूब न्यूक्लियस को, ये ट्यूब न्यूक्लियस को गाइड करेगी पोलन ट्यूब को, और ये जो मेल गैमेट्स हैं इनको कैरी करेगी ओवेरी तक। ये काम है पोलन ट्यूब का, ये ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम से हमको ये समझ में आ गया कि पोलन ट्यूब का काम क्या है, पोलन ट्यूब क्या कैरी कर रही है। ये 2 मेल गैमेट्स कैरी कर रही है और एक इसमें ट्यूब न्यूक्लियाई है। तो पोलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट्स को ओवरी के पास लेके जा रही है। वहां पे ले जाने के बाद में जब मेल गैमेट्स वहां पहुंचेंगे तब वहां पे फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो पाएगा। तो अब हम इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ढूंढते हैं। सबसे पहला ऑप्शन गिवन है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पोलन। नहीं, पोलन को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती पोलन ट्यूब। इवन जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तब बनती है। पोलन ग्रेन जब बन रहा होता है तब इसको नरिशमेंट चाहिए, वो देती है टेप्टम लेयर। तो ये तो गलत हो गया है। फिर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जब इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पोलन ट्रांसफर हो रहा है, तब इसको प्रोटेक्ट करती है स्पोरोपोलिन लेयर। ये आपको ध्यान रखना है, इसका प्रोटेक्शन का काम किसका है? स्पोरोपोलिन, ये जो लेयर है ये वाली लेयर काम करती है इसके लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। टू हेल्प इन फर्टिलाइजेशन बाय कैरिंग मेल गैमेट्स टू द ओवरी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी 7th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। क्यों सही है हमने इसको डिटेल में देख लिया है। अब डी, टू स्टोर फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये गलत है। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करने का काम होता है एंडोस्पर्म का, वो इसका काम नहीं होता। तो हमने 7th क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम लोग चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में गिवन है द फिनोमेनन वेयर अ सिंगल पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट्स इज कॉल्ड। तो अगर टेक्निकली देखें तो यही जर्मिनेशन की प्रोसेस है, लेकिन ये जर्मिनेशन की प्रोसेस होती कब है? डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो इसलिए हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर 8 का बी टिक कर देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। 8th का बी सही है। डिवीजन हमें अमीबा में देखने को मिलता है। बाइपोलर डिवीजन आपने ऐसा कुछ तो इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है। ट्रिपल फ्यूजन होता है जब किसी n और 2n वाले सेल का फ्यूजन हो जाए, n प्लस 2n। n क्या होता है? ये मेल गैमेट होता है। देखिए अब हम लोग एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। 2n क्या होता है? 2n यहाँ पे सेंट्रल सेल होता है एम्ब्रियो सैक में, ये फीमेल वाले में रहता है। ठीक है, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो यहां से बनता है 3n। इस ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एक 3n सेल, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, हमने अभी आगे
कहा था कि डिस्कशन होगा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पे, तो ऐसे होता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अगर आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्लियर है तो सबसे ऊपर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, फिर बीच में सेंट्रल सेल होता है और सबसे नीचे 2 सिनर्जिड्स और उसके ऊपर एक एग सेल होता है। तो एग सेल को तो एक मेल गैमेट फर्टिलाइज कर देता है, वहां से जाइगोट बन जाता है। जो सेंट्रल सेल है उसको फर्टिलाइज करता है दूसरा वाला मेल गैमेट और उसके थ्रू ये ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद में बनता है एंडोस्पर्म, जो कि नरिशमेंट का फंक्शन होता है जिसका। खैर 8th का आंसर बी है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो हम लोगों ने अभी बात करी डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। लेकिन इन्होंने पूछा है एम्ब्रियो सैक का। अब आपका फिर वही काम आता है, एम्ब्रियो सैक में किस सेल से बना एंडोस्पर्म, हमने भी डिस्कशन किया है सेंट्रल सेल से, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम लोग यहाँ एम्ब्रियो सैक का एक बार स्ट्रक्चर डिटेल में देख लेते हैं, वहां से आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए ये है एम्ब्रियो सैक, इसमें ऐसे करके 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये ऐसे 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, ये हमारा एक सेल ऐसे प्रेजेंट है, ये 2 सेल्स, ये 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा है एम्ब्रियो सैक का तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इससे रिलेटेड हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले इनकी लेबलिंग्स देख लें। ये है एंटीपोडल्स, ये बीच में एक सेल है सेंट्रल सेल, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें है क्या, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों फ्यूज्ड नहीं है, इनको इसीलिए हम लोग सेंट्रल सेल को 2 एम्प्लॉयडी का बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे हैं इनको हम लोग लेबलिंग दे देते हैं 2 सेल्स को सिनर्जिड्स, ठीक है। अब हमारा एक मेन सेल जो भी रह गया था इसको हमें लेबलिंग देनी है, ये है हमारा एग सेल, यही मेन फीमेल गैमेट है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एग सेल के बारे में भी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, जो एक मैंने बात करी एक इम्पोर्टेंट एक टैगलाइन कह सकते हैं हम लोग एम्ब्रियो सैक के लिए। तो एम्ब्रियो सैक में हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे भी नोट कर लीजिए। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, अभी हम लोग सेल काउंट करेंगे और न्यूक्लियस काउंट करेंगे, फिर हम लोग को बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों करें। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 पोलो न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियाई सेल कितना, एक सेंट्रल सेल यानी 4 सेल्स हो गए, 2 सिनर्जिड्स हैं 6 सेल्स और एक मेन एक्सेल मिला लिया हमने तो हो गए 7 सेल यानी 7 सेल्ड। अब न्यूक्लियस काउंट करते हैं, 3 एंटीपोडल्स के, 2 पोलो न्यूक्लियाई, एक एक्सेल का न्यूक्लियाई और 2 सिनर्जिड्स के न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियस है, 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो एम्ब्रियो सैक के लिए ही लिखते हैं हम लोग, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ये याद रखना है। तो अब आप यहाँ से समझ गए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट आके इस एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है, सिनर्जिड्स डिजनरेट कर जाते हैं, एंटीपोडल्स डिजनरेट कर जाते हैं, जो सेंट्रल सेल है यहाँ पे दूसरा मेल गैमेट आता है इसको फर्टिलाइज कर देता है, यहाँ पे उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। फर्टिलाइज वर्ड हम लोग एग सेल और मेल गैमेट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा तो बनेगा एंडोस्पर्म, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं तो जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिपल फ्यूजन वाला। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो। इसमें क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करिएगा, इसके बाद डायग्राम्स को और अच्छे से देखिएगा। अब फिर 10th क्वेश्चन क्या है, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। Which hormone is responsible for the development of fruits from the ovary after fertilization? मतलब fertilization हो गई, अब ओवेरी से फ्रूट किस हार्मोन की वजह से बनेगा, तो वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से बनता है। ये आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एज इट इज याद रखना है। हार्मोन्स का फंक्शन क्लास 11th के एक चैप्टर में गिवन था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, वहां पे हार्मोन्स कैसे काम करते हैं आगे मैंने। ऑक्सिन को आपने यूजुअली एपिकल डोमिनेंस के लिए सुना होगा, या फिर इसको वीड्स हटाने के लिए भी यूज करते हैं। ग्रासेस को जो ग्रो करना होता है लॉन्स में तो बहुत अच्छे से हेल्प करता है ऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन का यूज होता है सेल डिवीजन में, गिबरलिन लेंथ बढ़ाता है, रोजेट वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनमें भी, और जो शुगर केन है उसमें भी लेंथ, और जो एथाइलिन है C2H4 गैस, ये
जो राइपेंड फ्रूट हैं उनमें से निकलती है। और इथाइलिन गैस का काम क्या होता है, जो फल है जो पक चुका है उसमें से निकलती रहती है, और ज्यादा उसको राइपनिंग के बाद जब वो और खराब होने लगता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इथाइलिन गैस ही होती है। तो ये हॉर्मोन्स का फंक्शन है। अब देखिए आपके कोर्स में गिवन है सिर्फ क्लास 12th का मतलब आ रहा है सीनीट एग्जाम में, लेकिन देखिए क्लास 11th के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपको ये थ्योरी समझ में नहीं आएगी या बीच बीच से चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे कि क्लास 11th में मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर गिवन है, वहां पे अलग अलग मिनरल्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का क्या रोल है वो एक्सप्लेन किया गया है। अभी जब हम लोग पोलन जर्मिनेशन पढ़ते हैं तो पोलन जर्मिनेशन में बहुत बड़ा रोल होता है बोरॉन का। बोरॉन एक एलिमेंट है। अब ये आपको कहाँ गिवन है, ये उसमें क्लास 11th के चैप्टर में गिवन है, लेकिन आपके कोर्स में आप कहेंगे ये कोर्स में नहीं है या है, तो ये क्लास 12th में नहीं गिवन है लेकिन ये क्लास 11th में है। और एज अ क्लास 12th के बाद आप इस एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको ये चीज आनी भी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लास 11th का कोर्स भले शो नहीं हो रहा है पर वो नेसेसरी तो है ही आपको आगे तक पढ़ने के लिए। इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same flower is which type of pollination। देखिए 3 टाइप की पॉलिनेशन होती है, इसको वन बाय वन समझ ही लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में 2 टाइप की पॉलिनेशन, एक ऑटोगैमी और एक जिटोनोगैमी। ठीक है, आई होप ये मेरी स्क्रीन के पीछे ना चला जाए। ऑटोगैमी में सही है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा अगर एक बार आप इसको अपने आप ड्रॉ करके रख लें। एक प्लांट बनाइए, एक ही फ्लावर बनाइए, ऑटोगैमी की प्रोसेस होगी उसमें, ऐसे नोट करके लिख लीजिए। एक प्लांट बनाइए और उसमें एक तरीके का फ्लावर, मेल फ्लावर, सिर्फ उसमें स्टेमन ही है, स्टेमन, एंथर और फिलामेंट ही है। दूसरा आपने बनाया उसमें सिर्फ वो कार्पल पेस्टल ही दिखाई है और दिखाई कि वहां पे पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन ये दोनों प्लांट सेम ही है, अलग अलग प्लांट पे नहीं। एक ही पेड़ पे एक फूल में आपका एंथर प्रेजेंट है और दूसरे फूल में आपकी ओवेरी प्रेजेंट हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हो। ठीक है, ये अगर मेरी स्क्रीन के पीछे नहीं जा रहा हो बस तो मैं लिख देती हूँ इसको ऊपर करके, जिटोनोगैमी में डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोग लिख लेते हैं बस एक वर्ड में, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट ही बदल जाएगा, यानी जेनेटिकली डिसिमिलर। लेकिन एक चीज याद रखनी है, पॉलिनेशन होगा सेम स्पीशीज, जो सेम स्पीशीज है उसके पॉलन ग्रेन्स और उसके ही जो फीमेल गैमेट है वही वो पॉलन ग्रेन उसी ओवेरी को पॉलिनेट कर पाएगा जाके, उसी स्टिग्मा पे पॉलन पिस्टल कंपेटेबिलिटी होगी। अब इसके बेसिस पे हम लोग ये चेक कर लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। हम लोगों को पूछा गया था सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर में किसमें रहता है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ऑटोगैमी में। ठीक है, तो जिटोनोगैमी क्रॉस कर देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, क्लस्टोगैमी ऑटोगैमी, ऑटोगैमी सही है। अब क्लस्टोगैमी क्या होता है देखिए, ऑटोगैमी 2 टाइप के फ्लावर्स ऑटोगैमी से बनते हैं, चास्मोगैमस फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कभी भी खुलते ही नहीं, फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब एक ही फ्लावर में ओवेरी भी है, कार्पल पिस्टल मतलब वो भी अवेलेबल है, उसी में मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अवेलेबल है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए, फ्लावर ओपन भी नहीं हो रहा है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, मतलब आपका फ्लावर से सीड जरूर बनेगा, हमने पहले भी पढ़ा। लेकिन एक होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स। चेस्मोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जो आप रेगुलर लाइफ में देख रहे हैं, चाहे आप रोज का फ्लावर ले लें, हिबिस्कस का फ्लावर ले लें, वो खिलता है ना फ्लावर, उसमें हो सकता है कि ऑटोगैमी के अंदर, जो ऑटोगैमी में बोला सेम फ्लावर, तो वहां ओवेरी भी है, पिस्टल भी है, सेम फूल के एंथर ने एक पॉलन ग्रेन बनाया, वो गया ओवेरी को, उसने ओवेरी पे वो पहुंच गया, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचा, वहां से ओवेरी तक पहुंच गया, तो ये हो गई सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमारा ज्यादा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑटोगैमी। क्यों, क्योंकि ऑटोगैमी में क्लिस्टोगैमी और चास्मोगैमी दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्लिस्टोगैमी में सिर्फ वही आएगा, फिर चास्मोगैमी रह जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हम लोग मोर करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं, तो ऑटोगैमी यहाँ ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर में 4 टाइप के हम लोगों को वर्ड्स बताए गए हैं। एक फ्लावर जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाए। बहुत बेसिक सा फ्लावर ही हम ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ कोई बहुत डिटेल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। देखिए, ये एक फ्लावर है,
ठीक है, मान लेना है कि ये एक फ्लावर है, ये ऐसे करके, ठीक, ये देखिए अब हमने इसमें चारों वर्ल्स बना लिए हैं। अभी तो यहाँ तक हमने एक डायग्राम कंप्लीट कर लिया है फ्लावर का। अब इसमें हम जल्दी से लेबलिंग्स कर देते हैं। तो ये हमारा एंथर और फिलामेंट है और इसको मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, ये है एक स्टेमन। इसी तरीके से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पिस्टल। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे मार्क कर लेंगे, ये है मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हमने स्टेमन में मार्क कर दिया कि ये है मेल वाला ऑर्गन। एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर देंगे कि ये मेल में है। और पिस्टल, पिस्टल में हम लोग मार्क कर देंगे कि ये एक फीमेल में है। ठीक है, अब ये दो ऑर्गन्स को हम लोग क्या समझते हैं, इन्हें आप जानते हैं कि ये फूल में जो पंखुड़ी जिसको बोलते हैं ना, वो है। और नीचे आपको सेपल दिखाई दे रहे हैं, ये इसको लेबल कर लेते हैं सेपल्स, और ये रह गया था पेटल्स। ठीक है, सेपल और पेटल नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं करते हैं। स्टेमन और पिस्टल बनाते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स को, जबकि पेटल और सेपल का कोई काम नहीं। पेटल का काम क्या है, पत्तियों का काम क्या है, फूल की जो पंखुड़ियों का काम क्या है, ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। जिस टाइम पॉलिनेशन होना है उस टाइम पे अट्रैक्ट करती हैं, जो भी फ्लाइंग बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो इसको देखेंगी, अट्रैक्ट होंगी, और वो जब वहां पे आएंगी नेक्टर के लिए फ्लावर के पास में, तो वो अपने साथ में पॉलन ग्रेन ले जाएंगी, जिससे पॉलिनेशन हो पाएगा। सेपल का काम क्या होता है, जब एक बर्ड स्टेज में होता है ना फ्लावर, तो ये जो सेपल होते हैं ऐसे करके उसको कवर करके रखते हैं, तो ये बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हम लोग को ये ऑप्शन ढूंढ लेने हैं। सबसे पहले ही गिवन है ए और बी, पेटल और सेपल, ये दोनों नॉट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए एग्जाम में नॉट वर्ड का, इनकरेक्ट वर्ड का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो नीट में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, नॉट, इनकरेक्ट, इस पे बहुत ध्यान देना रहता है। बाकी के दो ऑप्शंस में हम लोग को गिवन है स्टेमन और स्टाइल, ये दोनों मेल और फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत बार डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं हेटेरोगैमस फ्लावर्स पे। हेटेरोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, हेटेरोगैमस एक्चुअली प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जिनमें यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट है, उसे हेटेरोगैमस बोलते हैं। हेटेरो का मतलब होता ही है अलग अलग, तो जिसमें अलग अलग तरीके के फूल प्रेजेंट है वो हेटेरोगैमस प्लांट हो गया। तो हेटेरोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है कि इनमें ऐसा फ्लावर होगा जिसमें या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, यानी उसमें सिर्फ स्टेमन ही है, या फिर उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स भी हो सकते हैं जिसमें ओवेरी मतलब पिस्टल है, या फिर ऐसा फ्लावर भी हो सकता है जिनमें दोनों है, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है। तो हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये वाली क्वालिटीज हमें मिल जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स मैच्योर, तो ये सेम प्लांट पे या डिफरेंट प्लांट पे, सबसे पहले तो ये, तो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, हमने इसकी देखिए पूरी बात की ना, तो हमें क्या समझ में आया, एक ही पेड़ पे अलग अलग तरीके के फूल होंगे, तब हम लोग उसको हेटेरोगैमस प्लांट बोलेंगे। उसमें हेटेरोगैमस फ्लावर्स हैं, हेटेरोगैमस अलग अलग तरीके के हैं, एक तरीके का फ्लावर नहीं है कि सिर्फ इसको, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक ही प्लांट है उसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, तो वो एक तरीके का प्लांट हो गया, लेकिन इसमें मेल फ्लावर हो सकता है, फीमेल फ्लावर भी हो सकता है, या हो सकता है बायसेक्सुअल फ्लावर्स भी हों। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे मैच्योर होने चाहिए ऑर्गन्स, इसमें लिखा है ऑर्गन्स कहाँ मैच्योर होंगे, तो सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स में मैच्योर होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट ऑफ द मैंगो फ्रूट। मैंगो फ्रूट में आप क्या खाते हैं, कौन सा पार्ट खाते हैं, तो मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प और सीड गिवन है। अब हम लोग ये डायग्राम से जल्दी से समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए ये एक हम लोग बेसिक सा मैंगो का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आपको सारी लेयर्स उसी से एक बार में समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं। देखिए ये एक आम का पेड़ है, नहीं आम का फल है, और ये सबसे बाहर इसका जो छिकला होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्प। एपिथेलियम सुना है, उसको बाहर की कवरिंग बोलते हैं, ऐसे ये एपिकार्प है, आम के फल का छिलका। बीच का जो फ्लैशी पार्ट है जिसको हम लोग एक्चुअली खाते हैं, जिसको मैंगो पल्प बोलते हैं, ये है मीजोकार्प। मीजो का भी मतलब होता है मिडिल, तो ये बीच में आ गया। ये स्टोनी पार्ट जिसको गुठली बोलते हैं ना, ये होता है एंडोकार्प। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो ये सबसे अंदर है मैंगो के फ्रूट में। उसके भी अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड। आपने कभी गुठली के अंदर देखा हो ना, तो वहां पे मैंगो का सीड प्रेजेंट है। अब आपको पता चल गया। एडिबल पार्ट का मतलब होता है जो खाने के योग्य हो, लिखा भी है हिंदी में, जिसको खाया जा सके। तो हमें क्या मिला एडिबल पार्ट, मेसोकार्प। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसकी लेबलिंग्स याद रखेंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी से रिलेटेड
एप्पल फ्रूट के लिए गिवन है एनसीईआरटी में कि वहां पे क्या एडिबल पार्ट है, स्ट्रॉबेरी में क्या एडिबल पार्ट है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स में वो सब एक बार अच्छे से देख लीजिए, वहां के डायग्राम्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पे बात करते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देख लिया, एंडोस्पर्म का काम भी देख लिया। एंडोस्पर्म का काम होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट देना। अब इतना नरिशमेंट दिया एंडोस्पर्म ने कि पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, बचा ही नहीं, तो उसको बोल देते हैं कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म फुली कंज्यूम्ड हो जाता है, बचता ही नहीं है। तो जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, और जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। मोनोकॉट्स जिसमें एक कॉटिलेडन है तो उनके पास में कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बचा रहता है, उसका एक एक्सेप्शन होता है ऑर्किड, ऑर्किड में नहीं होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। सिमिलर वे में जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म नहीं है, लेकिन वहां पे भी एक एक्सेप्शन दिया है, क्या, कास्टर। खैर इस ऑप्शन में हम लोग को ये याद रखना है पी में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत फंसते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको गेस वर्क नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं पे नोट कर लेना है स्टिकी नोट्स पे और याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। विच प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पीशीज बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके होने पर ही प्लांट में सीड्स बनेंगे, बेसिकली ये समझ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन या कोई भी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की क्यों होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। रिप्रोडक्शन का बेसिक फंक्शन यही है कि वो स्पीशीज को कंटिन्यू रख पाए। ह्यूमंस में, बैक्टीरिया में या प्लांट्स में कहीं भी रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसका मेजर एम यही है कि जो हमारी स्पीशीज है उसको कंटिन्यू रख पाए। अगर हमारे स्पीशीज में या किसी भी स्पीशीज में रिप्रोडक्शन नहीं है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सटेंट हो जाएगी, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे उस स्पीशीज के। फिर वो अर्थ पे कंटिन्यू कैसे करेगी। जो सर्वाइवल के लिए चाहिए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए हम लोगों को चाहिए सीड्स। जहां जहां सीड्स जाएंगे वहां वहां नया प्लांट बन जाएगा। अब सीड फॉर्मेशन के लिए कौन सी प्रोसेस चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तब सीड का फॉर्मेशन होता है आगे जाके। तो हमें ढूंढ लेना है, ऑप्शन नंबर ए ही गिवन है, फर्टिलाइजेशन, टिक कर देंगे। देखिए पॉलिनेशन का मतलब है पॉलन पहुंच जाएगा, पॉलन पहुंच जाएगा एंथर से लेके स्टिग्मा तक, लेकिन क्या उससे पक्का है सीड बनेगा, नहीं। वहां पे वहां पे पॉलन जर्मिनेशन तक की बात भी नहीं कंफर्म होती, वो भी पॉलन पिस्टल कंपैटिबिलिटी के बाद ही कंफर्म होती है। फोटोसिंथेसिस वो तो पेड़ों में खाना बनाने की बात है, तो उसका तो यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो सर्वाइवल ऑफ अ सिंगल प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमसे देखिए क्या पूछा गया है, प्लांट स्पीशीज यानी एक पूरी प्रजाति आगे चलती रहे, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए ही रिप्रोडक्शन होता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है फीमेल गैमेट क्या है एक फ्लावरिंग प्लांट में। तो फीमेल गैमेट हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर लिया है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्सेल जो होता है सिनर्जिड्स के ऊपर, वो हमारा फीमेल गैमेट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। तो हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेंगे, एक्सेल गिवन है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन के बाद का प्रोडक्ट है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है। ये सारे टर्मिनोलॉजी अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं तो आप ऑब्वियसली इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन इजीली हैंडल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल क्या है, अब ओव्यूल, ओवेरी क्या है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में मेगा, ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम बोल दिया, मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर्स हैं, उनसे मेयोटिक डिवीजन से एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है, जब आपको धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी पता चल जाएगी तो आपको ये पूरा एक सीक्वेंस में याद रहेगा। जैसे पॉलन ग्रेन्स में हमने बात की, पॉलन ग्रेन्स में हम लोग ने बोला हमारे उसका स्ट्रक्चर हमें एक्चुअली पढ़ने के लिए आया नहीं, अदरवाइज वो एक जैसे दो उसमें प्रेजेंट थे, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था, उसमें अंदर की साइड में 4 टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं, 4 कॉलम्स प्रेजेंट हैं। वहां पे अलग अलग लेयर्स हैं, टेपटम है, मिडल लेयर्स है, एंडोथीशियम है, एपिथेलियम है। ये सारी लेयर्स मिलके एक एंथर के बाहर कवर बनाती हैं डिफरेंट डिफरेंट। उसके अंदर एक एक के अंदर मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है, उनमें मियोसिस होती है, तब जाके मेल गैमेट्स बनते हैं। तो वो भी एक अपने आप में पूरी प्रोसेस है जो कि स्टेमन में चल रही है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है विच पार्ट ऑफ द सीड ग्रोज इनटू द रूट सिस्टम। प्लूम्यूल किसमें डेवलप करता है, पता है आपको, शूट सिस्टम बनाता है प्लूम्यूल। शूट सिस्टम क्या होता है, जितना भी पार्ट पेड़ का उसके ऊपर दिख रहा है ना हम लोगों को, जड़ के ऊपर, जमीन के ऊपर, वो हम लोग बोलते हैं प्लूम्यूल वाला पार्ट। और जो भी हम लोगों को जमीन के नीचे पार्ट दिख रहा होता है वो होता है रूट सिस्टम। तो प्लूम्यूल बनाता है शूट सिस्टम। अभी इसको हम लोग डायग्राम में भी दिखा लेंगे जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। रेडिकल, आर से आर याद रखना है,
रेडिकल बनाता है रूट सिस्टम, रेडिकल बना रहा है रूट सिस्टम। भाई एंडोस्पर्म क्या बना रहा है, अब हमने बहुत बार डिस्कशन कर लिया है, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इंपॉर्टेंट होता है एंडोस्पर्म देखना है कितनी बार रिपीट हो रहा है ना एक ही लेक्चर में। विच पार्ट ऑफ द सीड ग्रोज इनटू द रूट सिस्टम, तो हमारा ऑप्शन तो आ गया है ऑप्शन नंबर बी, रेडिकल। अब हम आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दे देते हैं, वो आपको याद रहेगा एग्जाम के लिए। ये शूट सिस्टम है, यहाँ पे लीव्स हैं, फ्लावर्स भी होंगे, ये डेवलप होगा प्ल्यूम्यूल्स है, ये रूट का सिस्टम है, ये आपका रेडिकल से ये एक बहुत बेसिक डायग्राम है, रफ डायग्राम है। अगर आपके अपने नोट्स हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, अच्छे से इसको छोटा सा एक डायग्राम बना के रख लीजिए। आपको रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही बायो इजी हो जाती है, बायो में रटने का कुछ होता नहीं है। इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स डू फ्लावर्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए आपसे यहाँ कहा गया है प्लांट्स, ये ध्यान देना है, प्लांट पूछा है, फ्लावर नहीं। अगर एक फ्लावर में ओवरी भी है, मतलब पिस्टिल भी है और स्टेमन्स भी है, तो वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, लेकिन हमसे एक पेड़ की बात कह रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या होता है, देखिए हम इसको एक इजी तरीका याद रखने का। मोनोशियस ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर्स हैं दो अलग अलग तरीके के, उस पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। अब अगर आप एक ही पेड़ पे मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो मान लीजिए मेल फ्लावर में पोलन ग्रेन बना और वो फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे आके लग गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, फ्रूट बन गया। तो कितने पेड़ों की हमको जरूरत हुई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ एक पेड़ की। एक ही पेड़ में दोनों अवेलेबल थे, इसीलिए इसको मोनोशियस बोलते हैं। तो अगर हमें इसको याद रखना है लॉन्ग टर्म में, मोनोशियस प्लांट जिसमें दोनों तरीके के फ्लावर्स है, तो हमेशा कंफ्यूजन आएगा ना, दो तरीके के फ्लावर्स है फिर मोनोशियस क्यों बोलना है। तो उसका बहुत अच्छा तरीका है कि एक ही पेड़ से हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है फर्टिलाइजेशन की, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोशियस। एक ही पेड़ काफी है फर्टिलाइजेशन के लिए। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ये दोनों जो होते हैं ना, ये फ्लावर्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ ऑप्शन में मार्क नहीं कर रहे हैं। डायोशियस कैसे पेड़ होते हैं, जब हमें दो पेड़ चाहिए। डायोशियस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पपाया। अगर आपको पता हो तो इसको मेरे दिमाग में कैसे एग्जाम्पल फीड रहता है कि पपाया का अगर एक पेड़ होगा ना, पपीते का एक पेड़ होगा, तो हमें फल नहीं मिलेगा, हमें दो पेड़ चाहिए कम से कम। एक मेल होगा ट्री, एक फीमेल वाला ट्री होगा, एक में मेल फ्लावर्स होंगे, एक में फीमेल वाले फ्लावर्स होंगे। जब पोलन एक से दूसरे के ओव्यूल में जाएगा तो एक वाले पे तो केवल एंथर स्टिग्मा है, एक वाले पे केवल एंथर है, स्टेमन है, तो वहां सिर्फ पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, लेकिन दूसरे वाले में फ्रूट्स भी लगेंगे जो फीमेल फ्लावर्स वाला प्लांट होगा। तो मोनोशियस का क्या रहेगा, सिर्फ एक होगा तो भी सब फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, एक पेड़ से ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट है, हमें फल फूल सब मिल जाएगा, तो वो मोनोशियस है, इजिली याद रहेगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम अपने इस लेक्चर के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू सीड्स का डिस्पर्सल हो रहा है। सीड्स बनने जरूरी हैं जिससे कि प्लांट की स्पीशीज चलती रहे। अब वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे, तो सीड्स किस में होते हैं, फ्रूट्स में। हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स मिलते हैं हमें, हम वो सीड्स कहीं भी फेंक देते हैं और वो वैसे ही धीरे धीरे आगे कहीं भी पहुंच जाते हैं, और जहां मिट्टी मिलती है थोड़ा बहुत उनको जो पानी चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलते हैं, वहीं पे वो सीड जर्मिनेट कर जाता है और एक नया प्लांट बन जाता है। तो फ्रूट के जो सीड्स हैं उनका डिस्पर्सल होता है, यानी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए जरूरी है फ्रूट होना। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट है, उसका कोई लेना देना नहीं है सीड से। एम्ब्रियो वो फीमेल में आ गई, उसका भी कोई लेना देना नहीं है सीड से। ओव्यूल फीमेल में मेगास्पोरेंजियम है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है इससे। तो इसी के साथ हम लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। ये लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं उनको अच्छे से पढ़ा, जो भी ओवेरी के पार्ट्स हैं। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके क्या पार्ट्स हैं वो पढ़े। फीमेल में हमने एम्ब्रियो सैक को काफी डिटेल में देखा। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के दो टाइप्स क्या हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, उसको अच्छे से देखा। इसके अलावा हम लोगों ने सीड्स के बारे में कुछ बात की, हार्मोन्स के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। देखिए ऐसी बिट्स एंड पीसेस होती हैं कि अभी आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए आज आपने पढ़ लिया है कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है पी, कहीं आपने नोट कर लिया, ये 20 क्वेश्चन का कोई एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के या कोई स्टिकी नोट बना के रख लिया और आपने एग्जाम से पहले इसको रिवाइज कर लिया, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, तो आपका एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, आपके मार्क्स क्वेश्चन पेपर में सही हो जाते हैं। डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीजें फ्यूचर में बहुत हेल्प करती हैं और इम्पैक्ट भी डालती हैं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।
हम या हमारी टीम डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेगी ऑन जनरल, मतलब आपको जनरली कोई भी डाउट आ रहा है ना इस चैप्टर से या पूरे कोर्स से या एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन एक फोकस्ड वे में, प्लान्ड वे में करनी है, आप हमारी जो बैच के डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। ऐप पे हमारा बैच भी चल रहा है, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, अगर आपको वो जाननी है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में इससे रिलेटेड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं, कुछ कमी है, वो आप नीचे लिख सकते हैं, हम लोग उस पर भी आगे से ध्यान देंगे। So that's all for this video and stay tuned for more such videos. Varsha Bharadwaj this side, signing off.